हमारे साथ है अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में हर्ष आपका। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस 4 पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। लेकिन ये 4 पोर्टफोलियो ही क्यों, ये 4 कैटेगरी में हमने क्यों डिवाइड किया है इस पूरी चीज को? तो मेरे ख्याल से आपकी जो उम्र होती है उस उम्र के जैसे जैसे आपकी उम्र चेंज होती है या बढ़ती है तो जो पोर्टफोलियो का कंपोजिशन होना चाहिए वो चेंज होते रहता है। जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास होती है जब आप 35 साल के हैं और फिर जब आप 45 के हो जाएंगे और जब 55 के हो जाएंगे और जब रिटायर हो जाएंगे, तो इसेंशियली ये जो एक प्रोफेशनल की लाइफ का जो पीरियड होता है उसको 4 हिस्सों में बांटा है। जब आप 35 के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं और 60 पर आप रिटायर हो चुके हैं। तो इसेंशियली इस तरीके से इस 4 पोर्टफोलियोज को बनाया गया। जब ये 4 पोर्टफोलियो आपने बनाए थे तो किन किन बातों का खास ख्याल रखा था? क्या कोई कांस्टेंट फैक्टर है इस चारों पोर्टफोलियो में या फिर हर पोर्टफोलियो में अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया? वैसे अगर हम प्लानिंग की बात करें, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग की, चाहे वो रिटायरमेंट की हो जो कि ये है या आपके दूसरे फाइनेंशियल गोल्स की हो, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की हो, तो एक्चुअली हर आदमी का प्लानिंग अलग होता है जी। लेकिन वो तो ऑब्वियसली 1-on-1 ही हो सकता है। एक स्पेसिफिक आदमी की जो सिचुएशन है उसको पूरी तरह समझने के बाद ही पोर्टफोलियो सजेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लिया गया है वो एक जिसे कह सकते हैं एक गाइडलाइन तरीके का पोर्टफोलियो पिकअप किया है कि सिर्फ रिटायरमेंट के लिए अगर उसे प्लान करना है, बाकी चीजें उसने कर रखी हैं प्लान, उसके लिए क्या हो सकता है। ओके। तो मतलब ये थोड़ा इसको एक गाइडलाइन की तरीके से हम लेना मतलब इन चारों पोर्टफोलियो के जरिए हम अपना रिटायरमेंट बेसिकली प्लान कर रहे हैं अलग अलग एज कैटेगरी में। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं यंग प्रोफेशनल से, जो 25 से 30 साल की हम कैटेगरी में रखते हैं। कितनी जरूरत होगी उनको अपने रिटायरमेंट के वक्त, कितना बड़ा कॉर्पस उनके हाथ में होना चाहिए और उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो ये जैसे कि हमने कुछ बनाया था कि कितना उनको चाहिए है, तो आई थिंक ये कितना पैसा उनको रिटायरमेंट के बाद चाहिए है। तो जैसा कि एक फिगर पिकअप किया था कि अगर आज की तारीख में उनके खर्चे 15,000 रुपए हैं तो इन्फ्लेशन पर मंथ, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, मतलब क्योंकि इन्फ्लेशन से आज से अगर 25 साल में आप रिटायर हो रहे हैं तो वो 15,000 नहीं रहेगा, वो काफी बढ़ जाएगा। तो एक इन्फ्लेशन का परसेंटेज अज्यूम किया गया है, 7% हमने अज्यूम किया है इसको बनाते समय जी। और वो पैसा आपको आए और कितने दिनों तक आए, तो वो 20 साल अज्यूम किया गया है कि आप 60 पर रिटायर होंगे और 80 की मान के चल रहे हैं कि आपकी अगर उम्र होती है तो 80 की उम्र तक आप उसमें से जो है पेंशन निकालते रहेंगे। ऑलराइट। तो कितना कॉर्पस कैलकुलेट करके निकला आपका कि एक यंग प्रोफेशनल को अपने रिटायरमेंट जो 60 साल की उम्र में कितनी रकम चाहिए होगी? तो अगर 15,000 का इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए तो एक्चुअली ये 35 के लिए किया गया है, तो 25 साल का उसके पास जो है अक्यूमुलेशन पीरियड है। तो उसको करीबन जो है 2700 रुपए के आसपास पर मंथ अगर वो आज सेव करता है। अच्छा। और उस पे उसका रिटर्न करीबन 15% होता है। यंग आदमी है, उसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है तो उसके रिटर्न्स पोर्टफोलियो में ज्यादा होंगे। अच्छा। तो अगर 2700 रुपए भी वो महीने के सेव करता है तो दैट उसका पोर्टफोलियो करीबन मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा 25 साल में 15% पे जी। और उसमें से फिर वो अपना जो है रिटायरमेंट के बाद जो भी 15,000 के हिसाब से फिगर बनती है वो तो आज मतलब कोई अगर अभी से 2700 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करे तो वो अपने रिटायरमेंट के टाइम में करीब 1 करोड़ के ऊपर का रकम उसके 1.5 करोड़ के आसपास उसके पास रकम जमा हो जाएगी। लेकिन ये 2700 जो रुपए वो निवेश करेगा, रिस्क ऑफ कोर्स आपने कहा कि वो ज्यादा ले सकता है क्योंकि उम्र है अभी उनकी रिस्क लेने की। तो निवेश किस तरीके से करे ताकि जो 15% का रिटर्न है वो उनको मिले और ये जो कॉर्पस है 1.5 करोड़ का वो 1.5 करोड़ का वो उनको मिल पाए? सो क्लियरली जो 35 साल का है उसका इक्विटी एलोकेशन काफी हाई होगा और इक्विटी करीबन 80% उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। 80% इक्विटी, करीबन 3% कैश। अच्छा। तो बच गया जो 17% है वो डेट हो। ओके। तो इसेंशियली मेजर जो उसका एलोकेशन होगा वो इक्विटी में होगा और धीरे धीरे लास्ट के 2-3-4 सालों में वो उसको कन्वर्ट कर देगा टुवर्ड्स डेट। दैट हैज बीन उसको अज्यूम किया गया है।
और इस तरीके से ये पोर्टफोलियो इनका बनाया गया है। मतलब काफी अग्रेसिव उनको रहना पड़ेगा अपने निवेश को लेकर, जहां रहना चाहिए अगर वो चाहते हैं 1.5 करोड़ का 60 साल की उम्र के बाद। ऑलराइट, 80% आपने कहा इक्विटी में, तो इक्विटी में भी ऑप्शंस बहुत है, तो वहां पर कैसे अपने आप को फोकस करें, किधर जाए कि ताकि वो जो निवेश है वो सही जगह जाए और उनका जो गोल है वो 1.5 करोड़ का वो मिल जाए। अगेन इक्विटी में भी अग्रेसिव हो सकते हो आप या कम अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इनकी जो उम्र है उसमें अगर ये जानकार हैं तो डायरेक्ट इक्विटी भी शायद कर सकते हैं। आम आदमी के लिए इसीलिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल होता है, तो डायरेक्ट इक्विटी तो अगर ये खुद कर सकते हैं तो इनको करना चाहिए, वरना उनको रिस्क ले सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवर 25 ईयर पीरियड उसमें अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, चाहे रेगुलर डाइवर्सिफाइड हो या फिर अगर थोड़ी सी आपको कम रिस्क लेनी हो तो इंडेक्स फंड्स में भी आप कर सकते हैं, जो बाय डेफिनेशन डाइवर्सिफाइड हैं। या आप थीमेटिक फंड्स में कर सकते हैं, थीमेटिक में इसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में, बिकॉज अगेन ओवर लॉन्ग रन उस टाइप के फंड के रिटर्न्स अच्छे आने की संभावना काफी स्ट्रांग है। आपने थीमेटिक में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस किया, कोई वजह इसके पीछे? सो थीमेटिक फंड्स तो कई हो सकते हैं, आई मीन आप एथिकल फंड्स होते हैं या इस्लामिक फंड्स होते हैं, सो थीम तो कुछ भी हो सकता है। सेक्टरल फंड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो सेक्टरल फंड्स तो बहुत ही रिस्की होते हैं, तो वो रिटर्न भी उसमें शायद ज्यादा आने की संभावना है, बट रिस्क भी उतनी ज्यादा है। थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी आ सकता है, रोड्स, पोर्ट्स, होटल, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सभी कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। हर जी कुछ नाम बताना चाहेंगे आप फंड्स के जिनमें भी निवेश कर सकते हैं, ये एज ग्रुप निवेश कर सकता है? तो नाम तो कई हो सकते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल जो हम अपना पैसा में फॉलो करते हैं वो कि फंड थोड़ा लार्ज होना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करते समय, ताकि मार्केट के जो छोटे या मार्केट में जो उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं तो उसको सहने की उसमें कैपेसिटी जो है होनी चाहिए। तो अगर हम इनके लिए अगर देखें तो जैसे मिड कैप है, उसमें बिरला सन लाइफ या सहारा मिड कैप फंड हो सकते हैं। इनको हमने लास्ट 3 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से पिकअप किया है। डाइवर्सिफाइड में डीएसपी ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप में था। डाइवर्सिफाइड में एचडीएफसी टॉप 200 एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, मतलब ये है कि जो अभी 25 से 35 साल के एज ग्रुप के हैं और वो 60 साल में अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो उनको जो जरूरत होगी करीब अपने रिटायरमेंट के टाइम पे करीब 1.5 करोड़ रुपए की निवेश जो उनको अभी से शुरू करना होगा वो करीब 2700 रुपए हर महीने, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं ज्यादा, तो थोड़ा अग्रेसिव होके वो इक्विटी मतलब अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है आप उसमें जा सकते हैं, आप डाइवर्सिफाइड या थीमेटिक फंड्स में भी जा सकते हैं। कुछ नाम आपके लिए बता दें हम, अगर आप मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं तो बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, सहारा मिड कैप या फिर डीएसपी ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड में डाल सकते हैं पैसे। इसी तरह डाइवर्सिफाइड में भी आप एचडीएफसी टॉप 200 को चेक कर सकते हैं, साथ ही आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड को भी चेक कर सकते हैं।